आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 का तीसरा लेसन साइंस का, तंतु से वस्त्र तक। देखिए यहाँ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं तंतु। देखिए साधारण रूप से तंतु को हम देखें तो उसको हम उदाहरण के रूप में देखें। जब हम किसी धागे को सुई में पिरोना प्रारंभ करते हैं तो वो धागा आगे से कई भागों में बिखर जाता है। ये जो भाग खुलते हैं वो होते हैं लड़ियाँ, यानी धागा है वो सुई में पिरोते समय लड़ियों के अंदर विभाजित हो जाता है। और ये लड़ियाँ हैं वो भी आगे छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है और इन इकाइयों को ही तंतु कहते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि हम तंतुओं से क्या बनाएं? वस्त्र। इस प्रकार हमारा ये लेसन हो गया तंतु से वस्त्र तक। ठीक है। अब ये वस्त्र हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई सूती है, कोई रेशमी है, कोई संश्लेषित है। अलग अलग प्रकार के वस्त्र होते हैं और इन सब को हम अलग अलग पहचान भी सकते हैं कि कौन सा वस्त्र है वो किस प्रकार का वस्त्र है। ठीक है। तो इन वस्त्रों में क्या होती है? विविधता होती है। इन विविधता को यदि हम देखना चाहें तो हम दर्जी की दुकान पर जाकर इनको आराम से देख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार कई बार ऐसे वस्त्र भी होते हैं कि उन वस्त्रों के एक धागे को हम पकड़कर खींचें तो फिर पूरा का पूरा वो वस्त्र ही अलग हो जाता है, या यूँ कहें धागे धीरे 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 अलग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है तंतुओं से धागा बनाया जाता है और धागों से फिर क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाया जाता है। तो धागों की जो सबसे छोटी इकाई हो गई वो क्या हो गई है? वो हो गए तंतु। ठीक है। तंतु को हम ये देखिए एक अपने को क्रियाकलाप 3 दे रखा है, इस आधार पर भी पहचान सकते हैं कि हम एक धागा लें और धागे को मतलब मेज़ के ऊपर रखें। कोई भी धागा सूती कपड़े से निकाल लें, उसको मेज़ पर फैलाएं, फिर देखिए इस प्रकार एक जगह से उसको दबा के रख लें और दूसरे से क्या करें? नाखून से रगड़ें उसको। थोड़ी देर बाद 3-4 बार रगड़ेंगे तो उसको खींचने पर देखेंगे कि धागा पतली पतली लड़ियों के अंदर विभाजित हो जाता है। ठीक है। और ये लड़ियाँ आगे अपने को चित्र 3.5 के अंदर दिखा भी रखी है। और ये क्रिया कब होती है? जब धागा हम सुई में पिरोते हैं उस समय भी ये क्रिया होती है, वो आगे विभाजित हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो लड़ियाँ दिखाई दे रही है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है और वो इकाइयाँ हम क्या कहते हैं? उन इकाइयों को तंतु कहते हैं। ठीक है। तो तंतुओं से धागे बनेंगे और धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि ये तंतु हमें कहाँ से मिलेंगे? ठीक है। ये तंतु हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये तंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक तंतु और एक होते हैं संश्लेषित तंतु। ठीक है। तंतु कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, प्राकृतिक और संश्लेषित तंतु। अब जो प्राकृतिक तंतु है वो पुनः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक होते हैं पादप तंतु, ठीक है, और दूसरे होते हैं जांतव तंतु। ऐसे तंतु जिन्हें हम पादप से प्राप्त करते हैं वो पादप तंतु कहलाते हैं। ठीक है। और रुई है, जूट है, ये इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है। यानी ऐसे प्राकृतिक तंतु जो प्राकृतिक पदार्थों से या प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं वो प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। प्राकृतिक तंतु 2 प्रकार के होते हैं, पादप तंतु और जांतव तंतु। पादप तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं जैसे रुई और जूट, और जांतव तंतु है वो जानवरों से या जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं जैसे रुई और रेशम, ऊन और रेशम। ठीक है। ऊन है वो भेड़ याक आदि के बाल से प्राप्त की जाती है और रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार ये जांतव तंतु हो गया। लेकिन आज कंडीशन कुछ अलग है, क्योंकि आज जिन वस्त्रों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो संश्लेषित वस्त्र है। तो हम संश्लेषित वस्त्र कहेंगे कि नहीं? ऐसे वस्त्र जो बिना किसी प्राकृतिक संसाधन के बनाए गए हैं, केवल रासायनिक पदार्थों से जिनका निर्माण हुआ है,
वो संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, ठीक है, एक्रिलिक, ये संश्लेषित हैं। कौन कौन से? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये संश्लेषित है जिनको रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है, रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें कोई प्राकृतिक तंतु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ पादप तंतुओं के बारे में। ठीक है, हमने ऊपर बात की है कि रुई है, ये क्या है? पटसन है, ये क्या है? ये पादप तंतु है। ठीक है, तो रुई के बारे में हम देखते हैं। देखो, रुई है वो रुई नामक पौधा होता है, उससे प्राप्त की जाती है। रुई का उपयोग हम क्या करते हैं? गद्दों, रजाइयों, तकियों आदि में रुई को भरने के लिए किया जाता है। इसके अलावा लैंप के लिए, बत्तियां बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रुई को जब हम कुछ रुई लेकर हम इसे खींचते हैं और अलग करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे जब उसकी खींचते जाएंगे, उनको ऐंठते जाएंगे, तो पतली पतली लड़ियाँ बननी शुरू हो जाएगी। ये लड़ियाँ तंतुओं से बनी है। ठीक है, अब ये रुई हमें कहाँ से मिलेगी? रुई है वो खेतों में लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? रुई खेतों में लगाई जाती है। साधारणतया रुई या कपास के पौधे वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली और जलवायु उष्ण होती है। ठीक है, यानी बात ये उठती है कि कपास के पौधे कहाँ लगाए जाते हैं? कपास के पौधे वहाँ लगाते हैं जहाँ की मृदा कैसी होती है? काली और जलवायु उष्ण हो। तो हमारे देश के अनेक क्षेत्रों के अंदर कपास है वो लगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इस प्रकार की परिस्थिति है, काली मिट्टी भी है, जलवायु भी उष्ण है। देखिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान के कुछ भाग, इन क्षेत्रों में क्या है? कपास लगाई जाती है। ठीक है, कपास पादप के फल कपास गोलक कहलाते हैं और नींबू के आकार के होते हैं। ठीक है, कपास पादप जो फल है कपास गोलक जिनको कहा जाता है, वो लगभग नींबू के माप के होते हैं। जब ये पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं तो बीज टूटकर खुल जाता है। ठीक है, कपास गोलक जब पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो बीज टूटकर खुल जाता है। अब कपास तंतुओं से ढके हुए बिनोले हमको साफ नज़र आते हैं। ठीक है, जब खेत के अंदर ये स्थिति होती है, जब ये खुले हुए होते हैं, उस समय हमें खेत है वो इतना श्वेत दिखाई देता है जैसे बर्फ़ की चादर ने उस खेत को ढक लिया हो, जैसे चित्र के अंदर अपन देख रहे हैं। इस प्रकार कपास गोलक है जो नींबू के आकार का है, परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाएगा और जो तंतुओं से ढके हुए बिनोले हमें दिखेंगे और पूरा का पूरा खेत है वो हमें बिल्कुल सफ़ेद चादर से ढका हुआ प्रतीत होता है। अब इन कपास बोलों से हम कपास को हस्त चयन द्वारा यानी हाथों से अलग करते हैं। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा अलग किया जाता है। अब कपास है उसके बीजों को कंकतन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कपास ओठना कहलाती है। क्या कहलाती है? कपास ओठना, यानी बीज से कंकतन द्वारा कपास अलग करने की क्रिया को कपास ओठना कहते हैं। हमेशा प्राचीन काल से परंपरागत रूप से जब इसको कपास ओटी जाती थी तो वो कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। नीचे चित्र में एक व्यक्ति हस्त चयन विधि द्वारा कपास ओटता दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पादप तंतु है जूट या पटसन। ठीक है, देखिए पटसन तंतु को पटसन पौधे से तैयार करते हैं या उसे प्राप्त करते हैं, वो भी उसके किस भाग से? तने से। जिस प्रकार हमें कपास गोलक या कपास का फल है उससे हम कपास प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार पटसन तंतु है उसको पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। और भारत में इसकी खेती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन वो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। सामान्य पटसन पादप फसल को
पुष्पन अवस्था में काटते, जब इस फसल पर पुष्प आने लग जाते हैं उस समय इसको काट लिया जाता है और काट कर इन पौधों को पानी के अंदर कुछ दिनों तक डुबो के रखा जाता है। ये वहाँ जब डुबा के रखे जाते हैं तो धीरे धीरे इनके तने गल जाते हैं, तब उनको निकाल कर पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा तंतु अलग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार तागा बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में बदल लिया जाता है। ठीक है, तो ये थे कपास और पटसन तंतु। ठीक है, अब बात आती है सूती तागों की कताई। ठीक है, देखो तागों को किस प्रकार काटा जाता है ये देखिए। देखो रेशों से तागा बनाने की क्रिया है उसको कताई कहते हैं। और हम थोड़ा सा एग्जाम्पल इसमें देखें तो हम अपने हाथ में कुछ रुई लें और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरें और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचें और लगातार ऐंठते रहें तो वो धागा बना देता है। ठीक है, और यहाँ हमें यही प्रोसेस दिया गया है। रेशों से तागा बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। कताई किसे कहते हैं? रेशों से तागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। कताई की क्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है और ऐंठने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। अब कताई करने के लिए एक सरल युक्ति है हस्त तकवा, जिसको तकली भी कहा जाता है। तो तकली या हस्त तकवे का इस्तेमाल करके कताई की जाती है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है चरखा, यानी हाथों से ही कताई करने का एक दूसरा उपकरण है चरखा। ठीक है, देखो चरखा है वो आज़ादी के समय के दौरान, आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही लोकप्रियता प्रदान कर दी थी उसको। उन्होंने लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया कि वो अपने घरों में सूत काटें, धागा बनाएं और उन्हीं से कपड़े बनाकर वो पहने और ब्रिटेन के माल का बहिष्कार करें। ठीक है, यानी विदेशी माल का बहिष्कार करने के लिए उन्होंने चरखे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने क्या किया, 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं, जिसका आज उपयोग ये है या काम ये है कि वो खादी के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम ये देखें कि वृहद पैमाने पर जब तागों की कताई है वो की जाए तो कैसे करें। देखो वृहद पैमाने पर जब तागों की कताई का कार्य करना हो तो वो कताई मशीनों की सहायता से की जाती है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग है वो वस्त्र बनाने के लिए कर लिया जाता है। तो ये तो थी कताई, यानी रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाई, कताई कहलाई है। ठीक है, वो हाथ से भी हो रही है और मशीन से भी हो रही है। हाथ से दोनों चित्र हाथ की ओर संकेत कर रहे हैं, हाथ भी दिखा रखा है और दूसरे में चरखा भी दिखा रखा है। अब है कि उस तागे से वस्त्र कैसे बनाया जाए। देखो तागे से वस्त्र बनाने के लिए हमें दो विधियाँ दी गई है। एक विधि है बुनाई और दूसरी विधि है बंधाई। बुनाई और बंधाई, यहाँ हमारे सामने बुनाई का जिक्र किया गया है। देखिए एक साथ तागे के दो सेटों को व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है। तागे के दो सेटों को एक साथ व्यवस्थित करके क्या बनाया जाता है, वस्त्र बनाया जाता है। ठीक है, तो तागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की क्रिया ही बुनाई कहलाती है। ठीक है, यानी तागे के दो सेटों को व्यवस्थित करके उससे वस्त्र बनाने की प्रक्रिया वीविंग या बुनाई के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब वस्त्रों की बुनाई है वो करघों पर की जाती है। करघे हस्त चालित भी होते हैं और विद्युत चालित भी होते हैं। तो वस्त्रों की बुनाई कहाँ की जाती है, करघों पर, जो हस्त चालित और विद्युत चालित दोनों प्रकार के होते हैं। हस्त चालित काम करते महिला को चित्र के द्वारा दिखाया गया है। अब एक विशेष प्रकार की बुनाई। देखो विशेष प्रकार की बुनाई है उसमें क्या है, स्वेटर जो होता है
वो एक विशेष प्रकार की बुनाई से बुना जाता है, क्योंकि इसमें एकल धागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। वस्त्र के निर्माण में किसी एकल धागे का उपयोग करके उसके एक टुकड़े को बनाया जाता है। जो कोई स्वेटर फटा हुआ है या कोई मोजा है, उसके हम एक धागे को पकड़कर खींचें तो वो पूरा का पूरा खींचता चला जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की वस्तुएं हैं जो एक धागे से बनी हुई हैं। तो एक धागे से बनी ये चीज़ें मोजा भी है, स्वेटर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वस्तुएं हैं वो कुछ अलग होती है, जो हाथ से भी बनाई जा सकती हैं और मशीनों से भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है हाथों का और मशीनों का दोनों का इस्तेमाल वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने को दे रखा है वस्त्र सामग्री का इतिहास। देखो, वस्त्र सामग्री के इतिहास की बात करें तो ये बहुत प्राचीन बात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज जिस प्रकार हम वस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन वस्त्रों का इस्तेमाल हमेशा से इस प्रकार से नहीं रहा है। क्योंकि प्रमाणों से पता चलता है कि प्राचीन काल में लोग अपना शरीर ढकने के लिए वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, जंतुओं की चर्म या चमड़ी, समूर आदि का इस्तेमाल करते थे, अपने शरीर को ढका करते थे। क्योंकि वो खाना बदोश जीवन जीते थे, वो घुमक्कड़ थे। धीरे धीरे उन्होंने एक जगह बसना, कृषि करना सीख लिया। जब उन्होंने कृषि समुदाय के अंदर बसना शुरू किया तो लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुना, चटाइयाँ, टोकरियाँ आदि बनाना सीख लिया। बाद में उन्होंने लताओं, जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ भी बना ली, और इन लंबी लड़ियों ने उन्होंने बुनकर वस्त्र तैयार कर लिए। ठीक है, पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों के अंदर उगाई जाती थी। और फ्लेक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लेक्स क्या है? एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की खेती की जाती थी। कहाँ की जाती थी? नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। नील नदी है, उसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्राचीन काल में इन धागों का अस्तित्व था, लेकिन इन लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। ये अपने भागों को ऐसे ही वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग ढंग से ये शरीर को ढकने लगे। कालांतर में सुई का जब विकास हुआ तब लोगों ने सिलाई करना और कपड़े पहनना शुरू कर दिया। इस आविष्कार के पश्चात सिले वस्त्रों में बहुत सा परिवर्तन आता चला गया और आज भी लगातार परिवर्तन आ रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज भी बिना सिले वस्त्रों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जैसे साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ, ये बिना सिले रूप में आज भी इस्तेमाल की जा रही है, जो पहले भी बिना सिले रूप में इस्तेमाल की जाती थी। तो जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाला भोजन देखो अलग अलग है, उसी प्रकार हमारा देश है वो पहनने वाले वस्त्रों के हिसाब से भी अलग अलग है। ठीक है, अब हमें एक रेखिक स्थिति के द्वारा दिया गया है कि कपास गोलक है, उसको ओटा गया, ओटने से उसे रेशे प्राप्त हुए, रेशे को कताई करा गया, कताई करके धागे प्राप्त हुए, धागे प्राप्त करने के पश्चात उसकी बुनाई या बंधाई की गई और उससे किसका निर्माण हुआ? वस्त्रों का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये हमारा लेसन तंतु से वस्त्र तक समाप्त होता है। चलते चलते हम साथ में इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ भी एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, जहाँ तक संश्लेषित की बात है, नायलॉन और पॉलिस्टर। ठीक है, नायलॉन तथा पॉलिस्टर है वो संश्लिष्ट रेशा है, जबकि ऊन, रुई, रेशम, पटसन ये प्राकृतिक तंतु है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, सत्य अथवा असत्य का पता लगाइए। पहला प्रश्न है, तंतुओं से
तागा बनाया जाता है या बनता है। बिल्कुल सही है, तंतु से तागा बनेगा। ठीक है। दूसरा, इसमें कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तीसरा, गह में दिया गया है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। ये बिल्कुल गलत है। जूट पटसन एक अलग ही पौधा होता है, न कि नारियल का आवरण। ये गलत है। चौथा है, रुई से बिनौले हटाने की क्रिया को कपास ओढ़ना कहते हैं। बिल्कुल सही है, बीज। ठीक है, रुई से बिनौले या बीज हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? ओढ़ना। पांचवा है, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। ठीक है, तागों से वस्त्र बनेगा, टुकड़ा बनेगा। छठा इसमें च है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल गलत है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त नहीं किया जाता, बल्कि रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। यही सातवां अपना है 6, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। ये भी बिल्कुल गलत है। पॉलिस्टर प्राकृतिक नहीं है, बल्कि वो संश्लेषित तंतु है। प्रश्न संख्या 3। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दे रखा है 2 खाली स्थान है, बीच में और है, से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। यानी ऐसे 2 नाम बताने जिनसे अपने को पादप तंतु प्राप्त हो। तो इस पाठ में 2 नाम हमने पढ़े हैं, एक तो कपास, दूसरा है पटसन। यानी कपास और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे में पूछा गया है और जांतव तंतु। तो जांतव तंतुओं की बात है तो ऊन और रेशम, ये जांतव तंतु है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त की जाती है? देखो, जहाँ तक रुई की बात है, रुई कैसे प्राप्त करेंगे? देखो, कपास के पौधे के फल से हमें रुई मिलती है। ठीक है, जिसे कपास गोलक फल कहते हैं। तो कपास के पौधे के फल, कपास गोलक से हमें रुई प्राप्त होती है। और जहाँ तक जूट की बात है, तो जूट है वो पादप के तने से प्राप्त की जाती है। पांचवा प्रश्न है, नारियल से या नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। देखो, अधिकांशतः नारियल के तंतु से हम एक तो बनाते हैं, रस्सी बनाने का काम ज़्यादा लेते हैं, दूसरा इससे पायदान बनाए जाते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण इस्तेमाल हो रहा है। अगला में दिया गया है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी तंतु से तागा कैसे बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को हमें स्पष्ट करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें दिया गया स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार तंतु से तागा बनाया जाता है, और इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, यानी रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचा जाता है, ऐंठा जाता है, ऐंठने से वो पास पास आ जाते हैं रेशे, और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति है हस्तकवा, इसका उपयोग करते हैं, इसको हम तकली भी कहते हैं। और हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है चरखा। ठीक है, इनके द्वारा अपन क्या बनाते हैं? वस्त्र बनाने का काम करते हैं। बड़े पैमाने पर जब वस्त्र निर्माण या तागू कताई का काम आता है तो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा और प्रश्न उत्तर देखे हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।